Good morning dear students, I welcome you all on my YouTube channel. So today we have a repeat revision of chemistry, that is material chemistry and chromatography और spectroscopy techniques. हमने दो पार्ट्स पढ़े हैं, आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें से हम सारा कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बहुत वास्ट सिलेबस है, हमें कुछ ही टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर करना है। हम लास्ट पे आए थे, पहुंचे थे हम दैट इज पोलरिटी पे, इफेक्ट ऑफ पोलरिटी। ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपको लैम्डा मैक्स निकालना, वो आपको आना चाहिए वुडवर्ड रूल, और साथ में व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। एप्लीकेशंस में क्या है आपको पहले ही है कि कंजुगेटेड सिस्टम हम इससे निकाल सकते हैं सिस्टम, ठीक है। दूसरा, एरोमेटिक कंपाउंड्स को नॉन एरोमेटिक से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिमिलरली होमो एन्युलर को हेटेरो एन्युलर के साथ we can determine the number of double bonds in conjugated system. So these are the basic applications of UV spectroscopy. अब हम आ जाएंगे आज, उसके बाद कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं यूवी में, नहीं यूवी में कुछ नहीं बचा। आज हम पढ़ेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। The range of IR spectroscopy is from 4000 to 1600 or 1615 centimeter and from 16 to 667 centimeter inverse, ठीक है। This is known as high frequency region, that is known as functional group region, highly frequency region or high frequency region. This is low frequency region. This is known as functional group region. This is known as fingerprint region. अब IR में क्या है कि उतनी एनर्जी नहीं है हमारे पास जितनी UV में होती थी। सो इलेक्ट्रॉन प्रमोशन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन नहीं होता है, बट देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस वाइब्रेशनल लेवल्स। वाइब्रेशनल लेवल्स का मतलब होता है देयर शुड बी रोटेशनल लेवल्स आल्सो। सो इन दिस केस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन डोंट ऑकर, बट क्या होता है वाइब्रेशनल लेवल्स की एक्साइटेशन होती है। ओके, सो आपको ये ख्याल रखना है। साथ में क्या रखना है कि जो भी हमारे वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं उनका भी पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी होता है। सो वी नीड पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी टू प्रमोट वाइब्रेशनल लेवल्स। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसमें है, सिंपल स्टार्ट से ही करेंगे हम, एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशन में आपको क्या करना है, IR में सिंपल है। पहली वाली एप्लीकेशन दैट इज स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन और कंपाउंड कंपैरिजन। देखो सिंपल है, कंपाउंड कंपैरिजन। कंपाउंड कंपैरिजन का मतलब होता है इफ वी हैव अ कंपाउंड कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप रीजन बट फिंगरप्रिंट रीजन कैन नेवर बी सेम, लाइक टू आइडेंटिकल ट्यून्स कैन हैव सेम फंक्शनल fingerprints but overall the general public two different humans have different fingerprint regions. Similarly two different compounds if they possess the same functional group region but they can never possess the same fingerprint region. So structural elucidation होती है, compound comparison हम कर सकते हैं, that is fingerprint region. अगर मैं यहां से एक एग्जांपल देता हूं, this is menthol. दिस इज मेंथॉल, ठीक है। सिंपल है, पी क्या आ जाएगी 29, 218, 2900, 2800 पे आ जाएगी और OH की ब्रॉड पीक आ जाएगी। ये आपको ख्याल रखना है। दिस इज परसेंट टी, दैट इज ट्रांसमिटेंस, दिस इज लैम्डा इन सेंटीमीटर इनवर्स। ये होता है हमारा 4000 से 3000, 2000 एटसेट्रा एटसेट्रा। OH की पीक आ जाएगी यहाँ अराउंड 3300, फिर हमारी एक सैचुरेटेड की आ जाएगी 29 पे आ जाएगी, ऐसे रेस्ट ऑफ द कंपाउंड। अब हमारे पास ये तो सिंपल है हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हमारे पास अब एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ दिस वी हैव एरोमेटिक सिस्टम दैट इज थाइमॉल। पिछला वाला कंपाउंड कौन सा था, मेंथॉल, दिस इज थाइमॉल। अब डबल बॉन्ड की भी पीक आ जाएगी, वो यहां आ जाएगी 3000 पे, ठीक है। रेस्ट तो यही आ जाएगी पी। सो कंपाउंड्स कैन बी
compared by this technique. So coming to second one, that is structural elucidation. Structural elucidation can be easily determined by this technique. हमारे पास एक कंपाउंड है, हम उसका आयार निकालेंगे, वहां से हम स्ट्रक्चर आराम से उसको डिफाइन कर सकते हैं. जैसे अगर हम और एक एग्जांपल देखेंगे, हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, फ्री अमाइनो एसिड्स तो सिग्नल नहीं देंगे, हमारे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं दे, बट इफ दे शुड बी इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और जिसको हम बोलते हैं डाइपोलर आयन में जब होंगे तब वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेंगी. ठीक है. आईआर के एप्लीकेशंस पे. चलो इसके बाद स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन जो मैंने बोला, उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है इफ वी हैव अ फंक्शनल ग्रुप लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैन बी प्रेजेंट इन अल्कोहल्स, एसिड्स. अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, इट कैन बी प्रेजेंट इन OH, COH, अमाइड्स, एस्टर्स, anhydrides, etc., etc. But if there is a peak given at 3000 say 3500, so we can confirm that the oxygen is of OH peak. ठीक है. इसका मतलब क्वालिटी भी हमें पता चलती है. चौथा जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बाय दिस टेक्निक we can differentiate between intramolecular and intermolecular hydrogen bonding. We should remember that intramolecular hydrogen bonding is concentration independent, whereas intermolecular hydrogen bonding is concentration dependent. So अगर आपको दो सैंपल्स देंगे कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, अगर आपको दो सैंपल्स देंगे तो आपको इस एक में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरे में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो आपको बोलेंगे कि वी विल चेंज द कंसंट्रेशन, तो किस में फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तो आप बताओगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें है उसमें जनरल पीक्स चेंज हो जाएंगे. दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. नाउ कमिंग टू फिफ्थ एप्लीकेशन, दैट इज काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस टेक्निक. काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन. काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन का मतलब होता है, अगर हमारे पास सपोज करके दिस इज द कंपाउंड, हमने इसको रिड्यूस क्या किया कि अल्डिहाइड जो हमारा यहाँ कीटोन है उसको अल्कोहल, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल में चेंज किया. ये तो पीक शो करेगा एट अराउंड VCO एट अराउंड 17, चलो इसको 30 हम मानते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स. अगर हम यहां देखेंगे इसकी पीक आ जाएगी अराउंड 3300 to 3500. So on the basis of this value we can say that this compound is reduced. So kinetics of a reaction can be determined by this technique. Coming to one more, that is कीटो-इनोल टॉटोमेरिज्म. सिमिलर कंसेप्ट है, हमारे पास कीटो फॉर्म है दैट विल गिव द पीक अराउंड 17, बट व्हेन देयर इज इनोल फॉर्म OH दे तो देगा कितने पे देगा 3300. सो ऑन द बेस ऑफ दिस टेक्निक कीटो-इनोल टॉटोमेरिज्म कैन बी डिटरमाइंड इजीली. कीटो-इनोल टॉटोमेरिज्म. ओके, कमिंग टू सेवंथ, that is conformation analysis. By this technique we can determine the stability of cyclohexane. Cyclohexane में हमें पता है chair form is more stable than boat form. If this is a cyclohexane, there are two forms. One is, by this technique we can easily determine that chair form is more stable than boat form. Okay, moreover there are two types of hydrogens in case of chair form like this. This is axial hydrogen and this is equatorial hydrogen. By this technique we can differentiate axial and equatorial hydrogens. Coming to one more point, that is eighth, geometrical isomerism.
By this technique we can differentiate various types of geometrical isomers. अगर हमारे पास डाइक्लोरोइथीन ऐसे होगा in cis and trans form. This is cis form and this is trans form. By this technique we can differentiate between these two forms. The principle of IR spectroscopy is that only those compounds or only those molecules show IR spectroscopy which possess परमानेंट डाइपोल मोमेंट. अगर डाइपोल मोमेंट नहीं होगा तो IR शो नहीं करेंगे. यहां देखो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज लाइक दिस, सो दिस पॉजेस डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 1.84 dB, while as in this case the direction is like this, the direction is like, तो net dipole moment is 0. So trans isomer is IR inactive while as cis isomer is IR active. Coming to one more topic, that is rotational isomerism. By this technique we can differentiate between various rotational isomers. Like this we have ulta y. अगर आप देखोगे this is ulta y and this is ulta y. This is one form of dichloroethane. This possesses some dipole moment like जो पुराना हमारा था, देखो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. सो दिस इज IR एक्टिव, while as अगर हम क्या करेंगे, इसको सीधा y बनाएंगे या इस वाले को सीधा y बनाएंगे, दैट इज अनदर फॉर्म. जो अगर हम रोटेट करते हैं एक एटम को दूसरे को अपनी जगह रखते हैं, दैट इज रोटेशनल आइसोमेरिज्म. यहां मैं बनाऊंगा, देखो पहले को ही मैं सीधा y बनाऊंगा Cl, दिस इज सीधा y एंड इसको उल्टा ही रखूंगा ClH एंड H. देखो अब ख्याल रखो डायरेक्शन, तो नेट डाइपोल मोमेंट इज 0. दिस इज IR inactive, दिस इज IR active. So these are the various types of applications of IR spectroscopy. Coming to main topic, मैंने पहले भी बोला प्रिंसिपल में क्या है, ओनली दोज मॉलिक्यूल्स शो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी व्हिच पोजेसेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट. हमारे पास अब वाइब्रेशनल लेवल्स है, ठीक है. द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वेरियस वाइब्रेशनल लेवल्स कैन बी डिटरमाइंड लाइक द del E इज इक्वल टू V प्लस 1/2 H ड्यू. V इज मे बी 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल. H इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी. हमारे पास ऐसे लेवल्स होंगे, दिस इज V0, दिस इज V1, दिस इज V2 एटसेट्रा एटसेट्रा. अगर हम अब वैल्यूज फिट करेंगे, हमारे पास यहां ही आते हैं कुछ कंसेप्ट, जैसे हमारे होते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन. व्हाट इज द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, व्हाट आर ओवरटोन्स, व्हाट इज कपल्ड वाइब्रेशन एंड व्हाट इज फर्मी रेजोनेंस. 4 कंसेप्ट से 4 में से 2 कंफर्म है इस साल, ठीक है. चलो हम यहां से बनाते हैं फिर से. This is V0 level, this is V1, this is V2, this is V3 etc etc. अगर हम एनर्जी डिफरेंस देखेंगे, del E1 to 0, that is अपने इस वाले इक्वेशन में फिट करो ये, तो क्या बन जाएगा, अगर हम 1 डालेंगे तो बन जाएगा 3/2 H न्यू. फिर हम 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा 1/2 H न्यू. तो ये कितना आ जाएगा 2/2 H न्यू, दैट इज H न्यू. इन दिस केस अगर हम देखेंगे, that is 3/2 H nu minus 1/2 H nu, that is H nu. This is known as fundamental mode of vibration. When there is promotion from 0 level to 1 level, that is known as fundamental mode of vibration. Now coming to overtone, this is weak, यहां से वीक बैंड निकलती है. When there is transformation of levels from V0 to V2, that is known as overtone, ठीक है. अब वैल्यू फिर से फिट वही करो. V2 पे अगर हम वैल्यू फिट करेंगे, V प्लस 1/2 H न्यू, V है 2 प्लस 1/2 H न्यू, दैट इज 5/2 H न्यू minus 1/2 H nu, that is 4/2 H nu, that is 2 H nu. So the energy difference of overtones is 2 H nu. So this was the main difference between fundamental mode and vibration, that is from V0 to V1, and from overtone, that is V0 to V2. Coming to one more topic, that is coupled vibration. Important topic.
हमारे पास एक बॉन्ड होगा ऐसे, ख्याल रखो, ओके। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ओनली वन वाइब्रेशन, आइदर स्ट्रेचिंग, दोनों में स्ट्रेचिंग हो जाएगी ऐसे ऐसे, बट इफ वी हैव बॉन्ड लाइक दिस, कंपाउंड हमारे पास ऐसे होगा या हमारे पास चारों बॉन्ड होंगे, देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एज वेल एज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। दिस इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। हमने क्या किया, दोनों बॉन्ड्स को अपनी तरफ खींचा, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। उसके बाद हम थोड़ा बहुत कंसेप्ट देखेंगे। हमने इसको इस तरफ खींचा, इसको धक्का मारा, दैट इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। The frequency of energy of asymmetric stretching is more than that of symmetric stretching. This type of vibration is shown in coupled, is known as coupled vibration. When there is possibility of both symmetric as well as asymmetric stretching, but asymmetric vibration has more frequency than that of symmetric vibration. This type of vibration is known as coupled vibrations. Coming to one more topic, that is Fermi resonance. Sometimes it has been found that the energy of fundamental modes of vibration overlaps to that of overtones. Difference है h nu to h nu, but they sometimes they have been overlapped. Okay, that type of vibration is known as Fermi resonance. That type of resonance is known as Fermi resonance. Sometimes it has been found that the energy or frequency of fundamental mode of vibration overlaps to that of overtones. Such type of vibration or such type of resonance is known as Fermi resonance. It was defined by Enrico Fermi in CO2 molecule. So these are four important topics. Coming to one more topic, that is modes of vibration. इसमें से आपको आ जाएगा स्ट्रेचिंग, बेंडिंग। हमेशा याद रखो बेंडिंग की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग का मतलब होता है, देखो ख्याल रखो, इफ वी हैव अ बॉन्ड लाइक दिस, स्ट्रेचिंग में क्या होता है, दिस इज सेंट्रल एक्सिस, the position of atoms with respect to central axis remains same. The position of atoms with respect to central axis remains same, but the bond length changes. Either we can do stretching or we can do पुश, हम करेंगे इसको, बॉन्ड लेंथ तो चेंज हो जाएगी, बट द डिस्टेंस ऑफ एटम्स विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रल एक्सिस रिमेन सेम। अगर हम इसको करेंगे यहां तक पहुंचाएंगे इसको भी, दैट इज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। द डिस्टेंस ऑफ एटम्स विथ रेस्पेक्ट सेंट्रल एक्सिस रिमेन सेम, बट द बॉन्ड लेंथ चेंजेस। वेल एज इन केस ऑफ बेंडिंग मोड, देखो बेंडिंग मोड हम क्या करते हैं, हम इसको धक्का मारते हैं ऐसे, दिस इज सेंट्रल एक्सिस, तो इसका मतलब द पोजीशन ऑफ एटम विल चेंज, दिस टाइम द पोजीशन ऑफ एटम विल चेंज। जब हम इसको धक्का मारते हैं यहां तक जाएगा, द पोजीशन ऑफ एटम विल चेंज बट द डिस्टेंस ऑफ एटम और द बॉन्ड लेंथ रिमेन्स सेम। इन दिस केस द बॉन्ड लेंथ वेरीज बट द डिस्टेंस ऑफ एटम्स विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रल एक्सिस remains same. This is the main difference between stretching and bending. These are further two types. Stretching में further two types. One is symmetric stretching. Second one is asymmetric stretching. देखो symmetric stretching में क्या होगा, हमारे पास एच एच, हम क्या करेंगे, आइदर दोनों को पुल करेंगे और दोनों को पुश करेंगे, सिमेट्रिक होना चाहिए। वाइल एज इन एसिमेट्रिक में क्या है, एक को हम पुल करेंगे एक को हम पुश करेंगे, दैट इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। और इसको हम पुश करेंगे इसको हम पुल करेंगे, दैट इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। वाइल एज बेंड, इन केस ऑफ बेंडिंग वी हैव फोर टाइप्स, दैट इज सिसोरिंग। सिसोरिंग में हम क्या करते हैं, ख्याल रखो, बोथ द एटम्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, ये यहां मूव करता है ये यहां मूव करता है, दैट इज नोन एज सिसोरिंग। वेगिंग,
दूसरा रॉकिंग। रॉकिंग में क्या होता है, इफ वी हैव एटम्स लाइक दिस, बोथ द एटम्स मूव इन सेम डायरेक्शन, बोथ द एटम्स मूव इन सेम डायरेक्शन। सो दिस इज वेगिंग। कमिंग टू थर्ड, दैट इज वेगिंग। वेगिंग में क्या होता है, इसमें वैलेंसी कंप्लीट करना ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो कार्बन है हमारा टेट्रावैलेंट है, मैं वैलेंसी नहीं रखता हूं, ये मत समझना कि वैलेंसी नहीं है, ठीक है। वन, दिस एटम मूव फ्रॉम बिलो टू अबो, दिस एटम मूव फ्रॉम बिलो टू अबो, दिस इज वेगिंग। एंड लास्ट वन इज ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग, वन मूव फ्रॉम अबो टू बिलो, वन मूव फ्रॉम बिलो टू अबो, बिलो टू अबो, अबो टू बिलो। सिंपल है। सिसोरिंग में क्या है, देखो ख्याल रखो, बोथ एटम्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, sorry, move in opposite direction, opposite direction. In case of rocking, both atoms move in same direction. In case of waking, both atoms move from below to above. In case of twisting, one move from below to above and another move from above to below. So these are the types of vibrations. Coming to last topic, that is factors affecting vibrational frequencies. फैक्टर्स में आपका इंडक्टिव इफेक्ट आ जाएगा। देखो सिंपल है, यहां से आपको सारा कुछ कंसेप्ट होना चाहिए। हमारे पास हमें कार्बोनाइल कंपाउंड को देखना है। सिंपल, मैं क्या करूंगा, यहां मैं ऐड करूंगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, ये इसको धक्का मारेगा, ये इस बॉन्ड को धक्का मारेगा, नतीजन ये वाला बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा, बट ये बॉन्ड चढ़ जाएगा ऊपर, ये वाला बॉन्ड बढ़ जाएगा। The bond strength is directly proportional to frequency of vibration. जितना बॉन्ड स्ट्रांग हो उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। अब क्या है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होता है, ये वाला बॉन्ड CC बॉन्ड स्ट्रांग होता है, बट CO बॉन्ड बिकम्स वीक। सो प्लस इफेक्ट से फ्रीक्वेंसी ऑफ CO बॉन्ड डिक्रीजेस। सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, देखो दूसरे वाले उसमें, अब मैं क्या करूंगा, यहां मैं इंट्रोड्यूस करूंगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्लोरीन। अब क्या करेगा, ये इसको खींच रहा है, नेचुरली जो ये वाला बॉन्ड है ये स्ट्रांग हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा, नेचुरली VCO फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। फिर उसमें एग्जांपल्स है, वो आप खुद देख देना। दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ कमिंग टू मेसोमेरिक इफेक्ट, सेम, यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट, सेम इफेक्ट है, यही इफेक्ट आपको लगाना है। देखो प्लस आई माइनस आई, प्लस आई में दिखाता हूं पहले, देखो हमारे पास ऐसे होगा, दिस इज प्लस आई इंडक्टिव मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो फिर से वही, ये इसको दे रहा है, ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ये वाला बॉन्ड वीक होता है, नेचुरली VCO बॉन्ड डिक्रीजेस। अगर हमारे पास अब नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट होगा, देखो कैसे, ये खींच रहा है, ठीक है, ये खींच रहा है, ये आ रहा है, ये वापस आ रहा है, ये यहां से वापस आ रहा है, तो नेचुरली ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। सो बोथ द इफेक्ट्स आर सेम। इन केस ऑफ प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। कमिंग टू वन मोर टॉपिक, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। पहले ही बोला मैंने, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट, वाइल एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। देखो सिंपल, देखो हमारे पास फ्री अल्कोहल है, इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है, 330 टू 3500 और 3600, नेचुरल दे दो 3600 सेंटीमीटर इनवर्स। जब ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जब ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है दूसरे बॉन्ड के, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में यहां से और एक मॉलिक्यूल लेता हूं, देखो इसके साथ किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज एब्रप्टली डिक्रीज्ड अप टू 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। 300 सेंटीमीटर इनवर्स की डिफरेंस आ गई फ्री में और इसमें,
तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज ए ग्रेट रोल इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन कंपैरिजन। हमारे पास अगर ये वाला फॉर्म होगा, देखो जो मैंने ऑलरेडी भी बोला, इंट्रामॉलिक्यूलर जहां पॉसिबिलिटी है कन्फॉर्मेशन के थ्रू, दैट इज इन स्टैगर्ड फॉर्म, वहां दिखा गया है कि इस वाले फॉर्म में अगर 3644 है तो जो स्टैगर्ड जिसमें ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, या ऐसे में दिखा भी सकता हूं आपको, सॉरी यहां ये C है, यहां H है, यहां H है, यहां O है, यहां H है, इसके साथ इंट्रामॉलिक्यूलर वहां दिखा गया है 3612। देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ 32 तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है, 32 ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू 300 में, ठीक है। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कमिंग टू वन मोर, दैट इज फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट वहां गया है जहां देयर इज पोजीशन ऑफ, अगर हमारे पास ऐसे है at ortho position we have any group which possesses lone pair of electrons। ख्याल रखो पहले क्या था, पहले अगर हमारे पास क्या है, ये वाला सिस्टम है, यहां से क्या होगा, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट से क्या होता है, कम हो जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी भी बोला, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई मेसोमेरिक इफेक्ट, उससे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कम होता है। बट उससे ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ कंजुगेशन। वी इंट्रोड्यूस ए ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन विच दे, ठीक है, ये क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, this electron cloud or this lone pair of electron cloud repels this lone pair of electron cloud। naturally जो hybridization CO bond की है वो diminish होती है, so this comes out of plane, ये out of plane में आता है, this conjugation is diminished, naturally frequency of vibration increase होती है। so this is the effect of field। In case of field effect, we introduce a group at ortho position which diminishes the conjugation with respect to conjugated system, naturally frequency of vibration increase होती है। Okay, this was all about UV IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर उसके बाद आपका है जनरल में उसका बताऊंगा जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, या एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको फ्लेम लेनी है, फिर उसके बाद एटमाइजेशन होती है, नेचुरली हम डिटेक्ट करते हैं। इमिशन में क्या, देखो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर ये लेवल है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस अनदर लेवल, क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, देयर इज प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां तक हो गया, दिस इज एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर उसके बाद क्या होता है, देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी, दैट इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लोरेसेंस में इन द फॉर्म ऑफ लाइट आती है, बस बाकी कुछ नहीं है। ये सिंपल कंसेप्ट है इसके। इसमें से आपको क्या पढ़ना है, बस इसमें आपको पढ़ना है एटमाइजर्स या एटमाइजेशन टेक्निक। एटमाइजर्स फॉर एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी द सैंपल शुड बी इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या कहते हैं, हम सैंपल को सॉल्यूशन में ही डालते हैं, अपना सैंपल जो होता है उसको हम सॉल्यूशन में ही डालते हैं, सैंपल को फिर थ्रू ट्यूब नेबुलाइजर के थ्रू डालते हैं। नेबुलाइजर में क्या करता है, ये इसको छोटे हिस्सों में तकसीम करता है, फिर एटमाइजर तक पहुंचते हैं, वहां से एटम्स में डिफरेंशिएट होता है। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज एटमाइजेशन। Types of atomizers, one is discrete, second one is continuous। discrete का मतलब होता है सैंपल कंटिन्यूसली हम फिलअप नहीं करते हैं, while as in case of continuous हम सैंपल कंटिन्यूसली देते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज रिटेंशन फैक्टर और एफ, जो आप टीएलसी पेपर क्रोमेटोग्राफी में करते हो। इट इज डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द बेस लाइन। इट डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे निर्भर करता है, मीडियम पे निर्भर करता है। और इंपॉर्टेंट है, सॉल्वेंट मीडियम पे, मिक्सचर पे डिपेंड करता है, जो हमने मिक्सचर बनाया है
जो हम पेपर लेते हैं या कॉलम लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। चौथा है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और फ्लास्क जिसमें हम ये रिएक्शन करते हैं उस पर डिपेंड करता है। सो RF इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन, कितना मूव करता है, ठीक है। उसके बाद आपके क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हैं। कितनी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स है, आपको पहले टेक्निक देखनी है। देखो यहां से आप टेक्निक लिखोगे, फिर यहां से स्टेशनरी, क्योंकि आपको पता है देयर इज वन स्टेशनरी, क्योंकि ऑल द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक डिपेंड्स अपॉन पोर्शन